हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम आज दोपहर 3 बजे खत्म हो गया। इस शांतिपूर्ण चक्का जाम में किसानों ने सरकार से फिर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। साथ ही किसान संगठनों ने आज साफ साफ बोल दिया कि सरकार के पास 2 अक्टूबर तक का समय है कि वो इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो वो फिर आगे की रणनीति बनाने के लिए भी जुट जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों ने शनिवार को चक्का जाम किया। 12 बजे से शुरू हुआ किसानों का चक्का जाम 3 बजे खत्म हो गया। चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने कई नेशनल हाईवे पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर समूचे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली में चक्का जाम नहीं होने के बावजूद करीब 50,000 जवानों की तैनाती दिल्ली NCR में की गई थी। साथ ही ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही थी। उधर चक्का जाम के बाद भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम दबाव में सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे, कंडीशनल बातचीत होगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि केवल तीनों कानून की वापसी के बाद ही हम अपने घर जाएंगे। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश भर में शांतिपूर्ण चक्का जाम का भरपूर असर देखने को मिला। 3 बजे के बाद किसानों ने हॉर्न बजाकर अपना चक्का जाम समाप्त किया। गोहाना में 12 बजे से 3 बजे तक पूरी तरह चक्का जाम किया गया। किसानों ने रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे गोहाना से पानीपत, सोनीपत, जिंद, महम नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। इस मौके पर भाकियू नेता सत्यवान नारवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बात का विरोध है जो 26 तारीख को किसानों को सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की। सरकार ने अपने गुंडे छोड़े और जो करवाया और वो किसानों को सौंपा गया, उन गुंडों को आज तक सरकार ने पकड़ा नहीं गया है। और हमारे बेकसूर किसानों को जबरदस्ती FIR दर्ज करके बंद किया गया है, जेलों में बंद किया गया है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई अभी लापता है, उनका ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मुर्दा है। इसके विरोध में ये 3 घंटे का एक सरकार को ये दिखाने की कोशिश किया कि हमारी बात मान जाए। पूरा किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग हम सरकार के विरुद्ध हैं। समय रहते हमारी बात मान ली जाए, तीनों काले कानून रद्द किए जाए। पलवल में कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के आह्वान पर शांतिपूर्ण चक्का जाम किया गया, जिसमें किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। पिहोवा में भी किसानों ने हॉर्न बजाकर अपना चक्का जाम समाप्त किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। यहां भी किसानों ने एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को रास्ते से जाने दिया। जहां आज किसानों के साथ विपक्ष के नेताओं ने भी कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया और कानूनों को वापस लेने की मांग की, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने फिर से कानून का समर्थन किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद से जब पूछा गया कि सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, तो उन्होंने कहा कि कोई किसान कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि सभी किसान इसके समर्थन में हैं। देखा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, बीजेपी का नेता हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ और पूरा गांव आपके पास खड़ा है और पूरा गांव समर्थन में खड़ा है। सीएम मनोहर लाल ने भी चक्का जाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ख्याल रखा गया है।
इस विवाद के समाधान को लेकर भी सीएम ने कहा कि किसानों को पीएम मोदी ने न्योता दिया है तो किसानों को बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, चक्का जाम सफल रहा या मैं ये सब समझ सकता हूं कि आज बिना किसी विघ्न के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक बनी रही, शांतिपूर्वक सारे काम हुए। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। इसके लिए मैं चाहे वो प्रदर्शनकारी है अथवा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी को एक प्रकार से आभार प्रकट करता हूं। किसानों से कोई अपील, विपक्ष से कोई लगातार किसान पर लगातार 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है टाइम हो चुका है। मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक संजीदगी से जिस प्रकार की भाषा पिछले दिनों में उन्होंने अपने वाक्य प्रयोग किए कि भी एक कॉल की दूरी पर यानी मैं उपस्थित हूं, कभी भी आकर के बात करने के लिए वो आ सकते हैं, तो इस निमंत्रण को स्वीकार करके और किसानों को कोई ना कोई एक व्यवस्था बनाकर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। इस बातचीत के माहौल के बाद ही सारा विषय हल हो सकता है। वैसे तो दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया गया था, लेकिन एहतियातन पुलिस ने यहाँ भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। पुलिस ने कुछ रास्तों को ब्लॉक भी किया था, जिनको बाद में खोल दिया गया। पुलिस ने ये इंतजाम 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए किए थे, जिसमें जरा भी कोताही नहीं बरती गई थी। हालांकि बात करें कृषि कानून की तो सरकार और किसान के बीच कोई आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। कई दौर की वार्ता का भी कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर का समय देकर ये जता दिया है कि वो जल्दी ही दिल्ली के बॉर्डरों से हटने वाले नहीं हैं और जब तक कानून वापस नहीं होते वो धरना स्थलों से नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों ने आज 3 घंटे का चक्का जाम किया ताकि सरकार उनकी बात को मान सके। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उससे पहले आज जो हमने सवाल पूछा था वो आपको एक बार दिखा देते हैं। क्या चक्का जाम सरकार पर दबाव बनाने में आएगा काम? यस के हाँ के लिए टाइप कीजिए यस और ना के लिए टाइप कीजिए नो, और जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर जल्दी से आप भेज दीजिए। कार्यक्रम के अंत में हम दिखाएंगे कि लोगों का इस पर क्या मत है। और पिक्चर अभी बाकी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि पिक्चर बाकी है क्योंकि 73 दिनों के बाद भी, यानी कि आज 73वां दिन था, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला है। जरूर आज किसानों ने चक्का जाम किया और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार जो बातचीत की डोर टूट गई है उसको जोड़ने की कोशिश करे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जल्दी से मिलवा देते हैं। बेड़ू अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत है आपका। रजवंत डाइनवाल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाक्यू, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल भी है। सवाल यह है कि आज जो चक्का जाम हुआ किसानों की तरफ से, क्या लगता है कि ये सरकार पर दबाव बनाने में काम आएगा और कितना असरदार रहा आज का चक्का जाम? देख खालिद भाई, मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसानों को बदनाम करने के लिए सरकारी साजिश थी, जिसमें सत्ता पक्ष बहुत बड़ी तरीके से काम कर रहा था, आज किसानों ने यह बता दिया कि हमने जिस प्रकार से दूरी बनाई है दिल्ली के साथ, क्योंकि हमें मालूम था कि दिल्ली की भीड़ के अंदर जानबूझकर कुछ सरकारी और राजनीतिक पार्टी से जो सत्ताधारी पार्टी है उसको उधर भी घुस सकते हैं, इसलिए हमने कह दिया था कि हम दिल्ली नहीं घुसेंगे। उसके बाद आप देखिए पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से जनकोष उभर कर आया है, आम जनता इसमें चलकर आई है, जनता की भागीदारी रही है। कल में जो आपको कह रहा था कि 80 करोड़ से अधिक इस चक्का जाम में भारत बंद में लोग शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कर्नाटका से विजुअल निकल कर आए हैं, महाराष्ट्र से विजुअल निकल के आए हैं, आंध्रा से विजुअल निकल के आए हैं। जहां पर सबसे ज्यादा गरीब जनता रहती है भारत की, वे लोग सब आज सड़कों पे थे और उन्हें 12 से 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके सरकार की कृषि कानून जो 3 लाए हैं, किसान विरोधी कानून और जन विरोधी कानून जो लेके आई सरकार, उसका लोगों ने अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराई और शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराई है। इसलिए मैं उन तमाम किसान संगठनों का, तमाम किसान साथियों का, तमाम देशवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसान की बात को समझते हुए इसमें अपनी भागीदारी उपस्थित कराई। लेकिन ये दबाव बनाने में कितना काम आएगा? और आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दे रखा है 2 अक्टूबर, सर ये तो लंबा समय है। किसान क्या 8 महीने तक अभी और इंतजार करेगा?
देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने रणनीति के तहत ये काम किया हुआ है, कोरोना काल के अंदर जब लोग अपने घरों में थे, बीमारी से, महामारी से लोग डरे हुए थे, उस समय ऐसे काले कानून सरकार ने 5 जून को जो लाने का काम किया है और बाद में सितंबर माह में इनको कानून बनाने का काम किया है, उस कारण अब किसान को रणनीति के तहत ही काम करना पड़ेगा। और कल राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आप जो है सूल बोए, आप कांटे बोए, हम अनाज बोएंगे। और कबीर साहब ने भी कहा है, जो तो को काटा बुए ताहे बोप तू फूल, ताही फूल के फूल है वाको है तरसूल। तो ये जो कहावत है, ये बात सिद्धार्थ होगी, समय लगेगा कि हम कितने फूल बोते हैं, सरकार कितने कांटे बोती है। लेकिन हमने देखा स्वामी जी की खास करके प्रदेश में भी, हरियाणा में भी बहुत जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया और इसका असर भी दिखा। लेकिन विपक्ष, अगर पूरे देश की बात करें तो वो विपक्ष, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो इसको कह रहे हैं कि वो उतना सफल नहीं रहा। मैं वही हैरानगी हो रही सत्ता पक्ष को, इस आंदोलन में जो भारत बंद है उसकी सफलता क्यों चाहिए? क्या वो वास्तव में भारत को आंदोलन में झोंकना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि हम ऐसा कार्य ना करें कि भारत बंद हो। हम नहीं चाहते हम ऐसा कार्य करें कि हमें आंदोलन करना पड़े, सरकार ही इसका समाधान निकाल दे। पर सरकार जानबूझ कर, आप देखिए, इनका जो इंटरेस्ट है लोगों को दुख देना है, इनकी मंशा है कि लोग आंदोलन करें, भारत बंद हो। हम दुखी हृदय से भारत बंद करते हैं और देखिए वो भी सांकेतिक, मात्र 3 घंटे का भारत बंद करते हैं। और ये सत्ताधारी पार्टी चाहती कि भारत पूरा बंद हो जाए, भारत ठप पड़ जाए। इनकी मंशा देखिए कैसी निकल के आ रही है कि कहते ये भारत बंद पूर्ण नहीं रहा। यानी कि आप देश के अंदर कमेरे और लुटेरे के लिए जो लड़ाई हो रही है अधिकारों की, आप पूर्ण रूप से भारत के अंदर बंद चाहते हैं। तो अगर ऐसी आपकी मंशा है तो खुलकर बताइए कि क्या आप भारत को गति देना चाहते हैं, भारत का विकास करना चाहते हैं कि भारत को रोकना चाहते हैं? ठीक है, हमारे साथ बेड़ू अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बनी हुई हैं। बेड़ू जी, सवाल यह है कि आप लोगों ने खुल्लम खुल्ला इस चक्का जाम का समर्थन किया था। क्या आप लोग, अगर राजस्थान की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, यहां तो असर दिखा, बाकी जगहों पे उतना असरदार साबित नहीं हुए जितना होना चाहिए था? बेड़ू जी, आवाज मिल रही है? ठीक है, हमारे साथ रजवंत डहनवाल, इनेलो के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। डहनवाल जी, आज जिस तरह से किसानों का चक्का जाम हम लोगों ने देखा, क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा? बातचीत की जो डोर टूट चुकी है, क्या वो फिर से जुड़ेगी? देखिए खालिद जी, बात अगर किसानों के आंदोलन की करें जी, तो किसान आज 73 दिन हो गए इनको आंदोलन करते हुए, और सरकार जो कह रही है कि हमारे से बात करे, या जैसे अभी सीएम साहब कह रहे थे जी कि भाई एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको ये पता है कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, आप इतने बड़े आंदोलन को खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक फोन कॉल से, तो उसको फोन कॉल करने में दिक्कत क्या है सरकार को? इसका मतलब तो यही है कि सरकार जानबूझकर इस आंदोलन को लंबा खींचना चाह रही है। सरकार किसानों का इम्तिहान लेना चाह रही है। सरकार ये चाहती है कि ऐसी कोई गलती, जिस प्रकार से पहले एक बार इन्होंने षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन को बदनाम किया, उसको दोबारा ऐसा मौका चाहती है कि किसानों को साथ फिर किसी तरह का षड्यंत्र करके उनको बदनाम किया जाए। लेकिन आज का जो चक्का जाम था वो पूर्ण तरह से सफल रहा। हर व्यक्ति ने अपनी उसमें भागीदारी निभाई। पहले लाखों की संख्या में जो किसान आंदोलन में बैठे थे, आज कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बढ़कर करोड़ों में हुई है। पूरे देश में जो चक्का जाम हुआ है वो एक तरह से सराहनीय है, और शांतिपूर्ण तरीके से जो किया गया है उसकी एक खास बात ये रही कि पहले किसानों को कहीं ना कहीं सरकार ने गुमराह किया, लेकिन इस बार किसान भाई जो थे वो सतर्क थे। जहां पे युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई, वहीं पर बुजुर्ग किसानों ने अपनी भागीदारी एक अलग तरह से निभाई। उन्होंने अपने जिम्मेवारी निर्धारित की और सीसीटीवी कैमरे की तरह उन्होंने अपनी नजरों को इस किसान आंदोलन को बदनाम करने वालों पर रखा कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व आंदोलन में ना घुस जाए जो कि किसान आंदोलन पर कोई लांछन लगाने का काम करे।
तो मैं तो इस चीज को पूर्णतः सफल मानता हूँ। और इसके साथ साथ ही सरकार के आंख नाक कान खोलने का भी काम किया इस आंदोलन ने। सरकार पूरी तरह से हड़बड़ा चुकी है। वो ये चाहती है कि किसी तरह और किसान अब आगे आए, लेकिन किसान तो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान तो 73 दिन से अपने घर से निकले हुए हैं। सरकार उनको कहाँ बुलाना चाहती है वो जगह बता दे, लेकिन सरकार इस मामले को तूल देकर इस मामले को लंबा खींचना चाह रही है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी नाकामी भी रहेगी और आने वाले भविष्य के लिए भी सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को इसका। ठीक है स्वामी जी, आखिर गतिरोध क्यों फंसा हुआ है, क्यों नहीं बात बन पा रही है? क्या इसके पीछे कोई सियासत है, कोई राजनीति है? खालिद भाई, बिल्कुल इसके पीछे सियासत है और सरकार जो है कमेरे को झोल लुटेरे के साथ मिल चुकी है। आज रकेट कैद ने इस बात को भी क्लियर किया कि सरकार जो है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए उस नीति पे काम कर रही है। गरीब को उसका अधिकार नहीं देना चाहती, गरीब की बात इस देश में लागू नहीं होने देना चाहती। चंद पूंजीपतियों के पास देश का खाद्य संसाधन पूरा का पूरा लूटकर उनके घर भरना चाहती है, ताकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन ना बचे सिवाय उन व्यापारियों के पास जाने का, और वो मन मर्जी के दाम पर उनको खाद्य सामग्री बेचेंगे। यही कारण है कि सरकार व्यापारियों से स्वामी जी, इसका उदाहरण भी तो हम लोगों ने देख लिया। अगला इलेक्शन देख रही है स्वामी जी, अगले इलेक्शन पे मुझे बड़े बड़े उद्योगपति बड़ा बड़ा चंदा देंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, स्वामी जी 2013 के अंदर जब रतन टाटा ने गुजरात अपना बंगाल में उनकी नैनो कंपनी बंद हो गई थी, तो उस नैनो कंपनी को लिए उनको गुजरात में मात्र 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, रतन टाटा ने खुद कहा बीजेपी से कि हमारा कैंडिडेट प्रधानमंत्री का जो है गुजरात से होगा और वो नरेंद्र मोदी होगा। तो बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी ने अपना जो है अंबानी क्या बोलते हैं इनको, अडानी जी को छोड़कर अपना जो उनके क्या नाम मैं भूल रहा हूं, तो उनको छोड़कर इनको ले लिया गया और कॉर्पोरेट सेक्टर ने उनका प्रचार किया। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में कंपनी ही भारत में राज करती नजर आ रही है और पूरे के पूरे तरीके से सरकार पर जो पाबंदी है, कुछ भी बयानबाजी से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पीछे हट रहे हैं। वरना एक समय वही था कि जब नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह जी को बार बार कहा करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। आज किसान सड़कों में बैठा हुआ है, 2.5 महीने से अधिक हो गया है। आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं किसानों के लिए बोल रहे हैं? मात्र ये कह देना कि मैं 1 कॉल की दूरी पे हूँ, तो वो ये बात आवाज मिल रही है मैम, जो है सार्थक नजर नहीं आती। ठीक है वेणु जी, आवाज मिल रही है? जी जी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके पास आया था लेकिन सवाल नहीं ले पाया। मेरा सवाल यह है कि आज जिस तरह से किसानों ने चक्का जाम किया, उसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। हमने देखा प्रदेश में और पंजाब में इसका असर तो काफी रहा, लेकिन बाकी जगहों पर क्या कांग्रेस वो भूमिका नहीं निभा पाई जैसा निभाना चाहिए चक्का जाम को लेकर? जी, किन जगहों की बात कर रहे हैं आप? जहां पर हम थे, जहां मैं स्वयं थी, वहां कांग्रेस पूरी तरह से पूरे दल बल के साथ हम लोग आज अपने भाई किसानों के साथ थे और पूरी तरह से जो चक्का जाम था आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल रहा। और हम किसानों को बधाई देते हैं और सलाम करते हैं उनके जज्बे को कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से इतना लंबा आंदोलन ये लोग चला रहे हैं, इतना डिसिप्लिन रखते हैं और सब लोग साथ दे रहे हैं और हम लोग खास तौर पर इनके साथ हैं। लेकिन क्या जिस तरह से अभी किसानों ने कहा है, खास करके राकेश टिकैत का जो बयान है उसको कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक का समय सरकार के पास है। यानी कि सरकार अब तक जो 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव दे रही थी, अब किसानों ने उनको ये प्रस्ताव दिया है कि आप 8 महीने आपके पास है, आप कृषि कानून वापस ले लो, नहीं तो आगे की रणनीति वो बनाएंगे। इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, क्योंकि अभी संसद भी चल रहा है? देखिए, कांग्रेस, मैंने अभी भी कहा कि कांग्रेस बिल्कुल किसानों के साथ रहेगी। जो भी वो रणनीति बनाएंगे, जिस तरह से उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, हम हर तरह से उनको मदद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन
किसानों के जज्बे को फिर से सलाम करते हैं कि वो इतनी लंबा टाइम उन्होंने सरकार को दिया है, इतना संयम उनके अंदर है, इतनी सहनशीलता उनके अंदर है। पूरी सर्दी उन्होंने अपने सिर पर झेली और आने वाली पूरी गर्मी को भी वो लोग अपने सिर पर झेलने को तैयार हैं, केवल इसलिए कि वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चाह रहे हैं कि सरकार इस बात को समझे कि ये तीनों काले कानून उनके खिलाफ है, देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। वो पूरा खुला टाइम सरकार को दे रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इनेलो कहाँ है? डैनवाल जी। जी, इनेलो की बात तो मैं कहा नहीं, मैं सवाल डैनवाल जी से ही ले रहा था। जी देखिए खालिद जी, और आज क्या भूमिका रही इनेलो की? देखिए इनेलो पार्टी की मैं बता रहा हूँ। जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपनी प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर और आदेश दिया था हर कार्यकर्ताओं को कि आप इस किसान आंदोलन में पूर्णतया किसानों के साथ रहें। और शुरू से लेकर आज तक हम किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों के साथ है। जहां पे भी आंदोलन होता है या जहां पे भी ये धरना आंदोलनकारी बैठे हैं, हम वहां जाकर अपना किसी न किसी तरह से अपना सहयोग समर्थन दे रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में एक विधायक हुआ जो कि हकीकत में किसानों के साथ खड़ा हुआ। बाकी लोग तो अगर कहें तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल परिवार से संबंधित हो गए, ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था कि अगर ये कानून वापिस नहीं होंगे तो मैं अपना इस्तीफा देने वाला सबसे पहले हूंगा। बाकी आदमी वहां पर पहुंचते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक मंशा है कि कमोरे और किसान वर्ग को किसी प्रकार के नुकसान ना हो, और उसके लिए उनको चाहे कितना ही बड़ा त्याग करना पड़े उसके लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने अपनी त्याग की भावना को दर्शाया। और आज पूरे देश में अगर किसी का नाम आता है कि किसान आंदोलन के लिए, कृषि बिलों के विरोध में अगर किसी ने अपना इस्तीफा दिया है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। दूसरी बात, इसके साथ ही और व्यक्ति, जैसे अभी हमारी बहन वेणु अग्रवाल जी कह रही थी कि कांग्रेस किसानों के साथ है। अगर कांग्रेस सच में किसानों के साथ होती तो शायद आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर विधानसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में विधानसभा पे जब ये वॉकआउट कर जाते हैं, अभय सिंह चौटाला जी जब उनसे सहयोग मांगते हैं तो वो उनको हंसी में टाल देते हैं। तो मतलब ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चीज पे कहता हूं कि कांग्रेस एक और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है डैनवाल जी, आपके जो सवाल है ना, उस सवाल का जवाब हम बेड़ू जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा। और जब ब्रेक के बाद विरोध कर रही थी अंग्रेजी सरकार का, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। तब उन्होंने कहा था कि हम विधानसभा या सदन में जाके ही लोगों की बातों को उठा सकते हैं, वहां एक तरफा कोई बात नहीं होगी। और आपने पहले ही इस्तीफा दे दिया। आपको नहीं लगता कि विधानसभा, अभी बजट सत्र आने वाला था, वहां आप किसानों की बात उठाते जाकर और फिर तब आते तो आपको इसका ज्यादा फायदा होता? जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा लिया गया? इसके लिए देखिए खालिद जी, मैं पहले भी जो चीज कह चुका था कि विपक्ष में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी वहां पे नहीं निभा रही थी। जो मैं अभी आपको यही चीज बता रहा था कि कांग्रेस को जब इस चीज पे बहस करनी थी तो कांग्रेस बहस करने के बजाय वॉकआउट कर गई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां पे उन्होंने खुद कहा था कि इस पे बहस करें, इस पे चर्चा करें, लेकिन वो नहीं सुने। और उन्होंने जब वो किसान आंदोलन में जब शामिल हुए तो लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ बतौर किसान के नाते अगर कोई भी आता है तो उसका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारा हितैषी हो तो आपको विधानसभा में रहने का अगर कोई वो नहीं है, आप अपने पद को त्याग कर हमारे पास आओ। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मेरे लिए ये पद कोई बड़ी बात नहीं है और मैं किसानों की बात जितना अंदर रह के उठा सकता हूँ उतनी ही बाहर रह के उठा सकता हूँ। अब बात उसकी आई थी कि धक्केशाही से जिस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा में धक्केशाही से पेश किया गया था, इस बिल को पेश किया गया, कानून बनाया गया, तो बात वहां पे आ रही है। बोला अब किसान सड़कों पर है तो हम किसानों के साथ बैठे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात कही थी कि बोला अगर ये बिल पास नहीं, ये कानून रद्द नहीं हुए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने अपनी बात को, जो किसानों से जो वायदा किया था कि वो अपना वायदा पूरा किया है। रही बात, वो तो आज भी ये कह रहे हैं कि मैं दर्शक दीर्घा में जाके और मैं वहां पे बैठूंगा और वहां पे ये देखूंगा कि कौन कांग्रेस तो क्या जब कौन सा विधायक क्या जब वहां उपचुनाव होगा तो क्या अभय चौटाला वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात नहीं है वहां पे चुनाव है। ये तो बताइए, आप कहिए कि अगर कृषि कानून का हल नहीं निकलेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर वहां की जनता ने चाहा,
जनता निर्धारित करेगी, जनता बताएगी किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं चुनाव लड़ना। दूसरी बात, पार्टी निर्धारित करेगी कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है। तो ये किसी अकेले मैं भी नहीं बता सकता, ना चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बताते। ये पार्टी का निर्णय है। वेणु जी आपके पास आते हैं, जवाब लेंगे आपसे। निर्णय है जी जी। इलाहाबाद हल्के की जनता निर्धारित करेगी, पार्टी निर्धारित करेगी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि मई में 5 राज्यों के चुनाव होना है, उससे पहले एक सियासी जमीन तलाशने के लिए इस्तीफा दे दिया गया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने ये सोच के कि मई में उनके साथ चुनाव होगा। हमने किसानों के मुद्दे पर, हमने कृषि बिलों के मुद्दे पर हमने अपना इस्तीफा दिया था। बात आगे क्या रहती है, और दूसरी बात क्या थी कि इसके साथ साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से एक और भी है कि किसानों के साथ जो अपने आप को असली किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे थे कि मैं किसान हितैषी हूं, अब वो लोग किसानों के पास नहीं जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनका पर्दा उठ चुका है। कौन कर रहा था डैनवाल जी, कौन कर रहा था असली किसान हितैषी होने का दावा? कौन कर रहा था? देखिए, उस समय तो सब जा रहे थे, लेकिन अब किसानों के पास कौन जा रहे? सरकार के नुमाइंदे भी जा रहे थे, सरकार के विधायक भी जा रहे थे उस समय तो। लेकिन जब किसानों ने उनसे इस्तीफा मांगा तो उनका असली चेहरा सामने उजागर हो गया कि ये केवल हमारे पास दिखावे करने के लिए आ रहे हैं। अगर असल में ये हमारे साथ बैठे होते तो अपने पद को त्याग कराते। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने क्या किया? उन्होंने तो वही किया है कि बोलो मैं तो आज भी किसान हूँ, मैं तो विधानसभा के अंदर भी किसान था, आज भी बाहर इस्तीफा दे आया तो भी मैं किसान हूँ। और इस किसान आंदोलन जब तक चलेगा हमारा पूर्णतः सहयोग रहेगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला का पूर्ण सहयोग रहेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूर्ण सहयोग रहेगा। वेणु जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, कैसे सहयोग रहेगा? मैं अपने इनेलो के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहूंगी कि अभय सिंह चौटाला जी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर इस्तीफा देकर चलते बने और वो कह रहे हैं कि जनता निर्धारित करेगी कि उनको दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। अरे जनता ने ही तो उनको चुना था, जनता को नकार कर वो आज चले गए हैं और फिर से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब फिर से राजनीति चमकाने के लिए वो दोबारा से चुनाव में, उपचुनाव में वहां पर खड़े होंगे। क्या ड्रामा है ये? क्या ड्रामा है? आप ये बताइए कि अगर आपने उनकी आवाज उठानी है विधानसभा के अंदर, अगर उनकी आवाज नहीं उठा सकते, किसानों के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो बाहर रहकर कैसे आप आवाज उठा लेंगे? किस तरह की बात कर रहे हैं? या फिर या आप में कॉम्पिटिशन है जजपा के साथ कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जजपा में, ताकि शायद देखा देखी दुष्यंत जी भी इस्तीफा दे दें। या तो ये इस तरह का कंपटीशन चल रहा है कि भाई चाचा भतीजा में कि एक इस्तीफा दे रहा है तो उनके देखा देखी वो भी इस्तीफा दे दे। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जजपा तो आज बैठी है भाजपा की गोद में। लेकिन वेणु जी जिस तरह भाजपा की गोद में आज कांग्रेस भी बैठी है, उनको भी कहीं ना कहीं पता है। अगर कांग्रेसी जब वहां पे जा रहे हैं तो उनसे भी खूब इस्तीफे मांगे जा रहे थे कि आप इस्तीफा देकर हमारे साथ बैठो, लेकिन वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। जब भी कांग्रेस के कोई भी बड़े लीडर गए हैं वहाँ पे वोटिंग होती है। क्यों वोटिंग होती है? बिल्कुल असली चेहरा लेकर ही कांग्रेस वहाँ पर जा रही है, असली चेहरा लेकर ही कांग्रेस वहाँ पर जा रही है, किसानों के साथ जा रही है और अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। और हमारी प्रदेश की अध्यक्ष मैडम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत जोर शोर से हर तरह से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग सियासी आरोप पलटवार जो लगा रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, जरा उस पर हम थोड़ा विराम लगाना चाहेंगे और सीधे स्वामी जी के पास जाना चाहेंगे। स्वामी जी, आज हमारे पास तो बीजेपी प्रवक्ता नहीं है जिनसे जवाब लिया जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस तरह से अपनी बात रखिए ताकि किसानों तक सही से पहुंच सके। सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हो रहा है उसमें किसी की जमीन नहीं ली जाएगी, उन्हें भ्रम में रखा जा रहा है। देख खालिद भाई, मैं बता देना चाहता हूं, जो सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया है, पहले इस कानून ये जो था मात्र किसान और व्यापारी के बीच में जो आम समझौता होता है वैसे हो जाता था, पर अब ये एक्ट है, उस एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो रिकवरी है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से होगी। व्यापारी की रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होता, रेवेन्यू रिकॉर्ड जमीन का होता है। जब वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में इसको लीज पे लिया जाएगी जमीन किसान की, लीज के ऊपर जो है वो जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करेगा फूड प्रोसेसिंग का, किसान तो सिर्फ प्रोड्यूस है, किसान तो सिर्फ जीन्स उगाता है, ना कि वहां पर कोई चीज का जो है, जैसे कि चने की ना तो वो दाल बनाता है, ना ही वो गेहूं का आटा बनाता है। किसान तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट जो तैयार करके जमीन से वो
जो है मंडी में देने का काम करता था, पर अब उसकी जमीन के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे। वो यूनिट जो है कौन क्या, ऐसी कोई भी मुझे कोई बात बताएं कि क्या वो यूनिटों का दिवाला नहीं निकलेगा या वो लोग भागेंगे नहीं। वो व्यापार करने आए हैं, व्यापार ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। वो सब कुछ करेंगे क्योंकि उस भूभाग के ऊपर जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकता, कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। सिर्फ कंपनियां ही अपने मुताबिक उस स्ट्रक्चर को खड़ा करेगी। तो ये तमाम बातें हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। और सबसे खतरनाक जो बात है कि किसान को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है। ये हमारे मूलभूत जो देश का संविधान है उसके ढांचे के साथ खिलवाड़ है। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका हनन है। आप मुझे बताइए, 11 दौर की वार्ता हो गई और जब कल नरेंद्र तोमर जी पहुंचे सदन के अंदर, क्या उन्होंने इस बात को कहा कि माना कि हम जो किसान को जो कोर्ट में जाने की न्याय प्रक्रिया से गुजरने के जो अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो मिलते हैं, उनमें हम विघ्न नहीं डालेंगे। पर नहीं, उनने इस बात को गौण कर दिया क्योंकि उनकी मंशा सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाना है और किसान को मजदूर बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है। आज तो हम जमीनों के मालिक हैं और आज हम अपनी खेती अपनी मर्जी से करते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, कंपनी के आधार पे ही काम करेंगे, बीज भी कंपनी का होगा, खाद भी कंपनी की होगी। जब सब चीजें कंपनी हुई तो किसान के पास क्या बचेगा। लेकिन सर एक कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन इसमें यह है कि कई बार प्राकृतिक आपदा आने की वजह से फसलों का नुकसान हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या किसान को करना होगा या फिर जो कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको करना होगा? खालिद भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश हो या पूरा भारत हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आज भी चालू है, मुझे एक बात बता दे भारत सरकार, जब एक जनरल इंश्योरेंस जब कोई आदमी कराता है, ये भी जनरल इंश्योरेंस में आता है, तो जब वो व्यक्ति कराता है उसको कवर नोट दिया जाता है, उसको डिजिटल कॉपी पेश की जाती है। हमारे पैसों को बैंक काट रहा है बिना किसान की मर्जी के। उल्टा में यह कहा गया कि किसान जाके विरोध दर्ज कराएं बैंक में जाके कि मेरी फसल का बीमा ना हो। अब मुझे बताइए, किसी किसान को पता भी नहीं होगा कि उसका बीमा काट लिया गया। ऊपर से ये होता है, पिछले साल आपने देखा होगा जब हरियाणा प्रदेश के अंदर धान का सीजन था, हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, खास करके अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, चीका। इस बेल्ट के अंदर जो है छोटी छोटी नदियां हैं, बरसातों में उफान ले लेती हैं। टांगरी नदी है, आपकी मारकंडा नदी है और अन्य दूसरी नदियां हैं। तो जब किसानों की फसल खराब होगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की जो फसल है उसका बीमा बाढ़ का नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, ना तो किसान के पास डिजिटल कॉपी है ना हार्ड कॉपी है, तो मुख्यमंत्री को कैसे लग गया पता कि इसके अंदर यह प्रावधान नहीं है। यानी कि हमें क्लियर पता लग चुका है कि सरकारें कंपनी साथ मिलकर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बीमा पॉलिसी भी लाई है और किसान को कर्जदार बनाने के लिए और नए तरीके षड्यंत्र से किसान को कर्जदार बनाकर उनकी जमीनें बैंकों के द्वारा या कंपनी के द्वारा कुर्क कर ली जाएंगी और किसान जो हताश और बेसहारा हो जाएगा इन कानूनों के कारण। कांग्रेस एक तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी। वेणु जी, सवाल यह है कि सिर्फ चर्चा करने से समाधान हो जाएगा या कुछ और करना होगा? देखिए खालिद भाई, एक वाक्य अभी अभी मुझे बैठे याद आया, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और भारतीय रेल को बेच दिया, और वही चीज अब वो कर रहे हैं कि कृषि कानून के फायदे गिनवा रहे हैं और किसान की जमीन को बेचने की तैयारी में है अपने पूंजीपति मित्रों के लिए। तो भाई किसान आज बेवकूफ नहीं है और विपक्ष उनके साथ में खड़ा हुआ है। तो आप ये देखिएगा कि बिल्कुल जीत होगी और चाहे उसका कोई भी रास्ता निकाले। आज तो वो बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं। किसान बहुत संयम के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ हर तरह से सरकार का साथ देने को तैयार है ताकि वो जो सरकार है उसकी मुश्किल को समझे और उसका समाधान निकाले। लेकिन अगर इस तरह से बातचीत नहीं होती है तो आगे की रणनीति वो लोग तैयार करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके बड़े नेता जो हैं उन लोगों को किसानों के पक्ष में जो जिस तरह से किसानों का जो मुद्दा है
वो उठाना चाहिए सही तरीके से। सिर्फ ट्वीट कर देने से और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से बिल्कुल उठा रहे हैं, खत्म हो जाती है क्या? अगर उठाते सही विपक्ष के तौर पे तो क्या आज 73 दिनों तक ये जो किसान है वो आज ठंड में सुनने को मजबूर थोड़ी होता। नेतृत्व आप देखिए, अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें, अगर मैं हरियाणा का ही मुद्दा उठाती हूं तो जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी सैलजा जी, आप देखिएगा आए दिन वो किसानों के साथ हर किसी नाके पर जाकर बैठती हैं, उनका समर्थन करती हैं, हर तरह से हम लोग उनके साथ हैं, हर जगह हम उनके साथ खड़े आपको नजर आएंगे। तो किस तरह आप कह सकते हैं कि हम लोग उनका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? जमीनी स्तर पे क्या डायनवाल जी सिर्फ समर्थन करने से समस्या का हल हो जाएगा? अभी वेणु अग्रवाल जी कह रही थी ना कि नजर आएंगे, वास्तव में नजर ही आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी की एक और बता देता हूँ, इनको दिन और रात में एक चीज नजर आती है, बंगाल। जैसे आज भी मैं देख रहा था कि नड्डा साहब वहाँ के किसानों के साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। अगर नड्डा साहब को अगर चिंता होती हरियाणा के किसानों की, मतलब बंगाल के किसानों की चिंता है, वहाँ उनके साथ भोजन कर रहे हैं। अगर वही भोजन अगर वो हरियाणा के किसान जो धरने पर बैठे हैं, आंदोलनकारी बैठे हैं, उनके साथ अगर कर लेते तो शायद ये समस्या का समाधान हो जाता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि किसी प्रकार से इन किसानों को इतना परेशान किया जाए कि ये थक हार के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन पहले ये आंदोलन केवल किसान आंदोलन तक सीमित था, लेकिन हकीकत में अब ये जन आंदोलन बन चुका है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से धीरे धीरे जैसे ये अभी आपने आलू का जिक्र किया था, प्याज का जिक्र किया था, मैं उसी का बता रहा हूँ कि आम जनता जो अनपढ़ व्यक्ति, जिनके बारे में गांव के ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं, वो भी अगर आलू प्याज खरीदते हैं तो उनको भी ये पहचान होगी। अगर आलू 40 रुपए 50 रुपए हो गया तो बोला ये कंपनी के आलू है, और आलू अगर 10 रुपए आ गया तो बोला ये किसान के आलू है। तो ये उन लोगों को भी पता लग गया कि ये जो फसल है, ये आलू प्याज जो आ रहे हैं, ये कंपनी के कौन से आ रहे हैं, किसान के कौन से आ रहे हैं। और उसी तरह से इन किसानों का, ये आम किसान को भी पता लग गया कि ये 3 कानून जो हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक है, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो आम जनता के लिए किस प्रकार नुकसानदायक है, ये आम व्यक्ति भी जान चुका है। और अब ये किसान आंदोलन ना रह के ये जन आंदोलन बन चुका है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और ये तीनों काले कानून इनको निरस्त करना पड़ेगा और एमएसपी का जो कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये किसान उनका पीछा छोड़ेंगे। वरना जो किसान बनाना जानते हैं वो खत्म भी कर सकते हैं। स्वामी जी, आज प्रदेश के सीएम ने भी कहा है कि जो पीएम ने बातचीत का निमंत्रण दिया है उसे किसानों को स्वीकार करना चाहिए, और पीएम ने भी कहा था कि 1 कॉल की दूरी पे है। ये कॉल घुमाएगा कौन? बिल्कुल खालिद भाई, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ट्रंप नमस्ते करते हैं और ट्रंप को मिलने के लिए वो हाथ जोड़कर एयरपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं कि आइए ट्रंप साहब, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पर आज जब किसान दिल्ली की दहलीज पर खड़ा हुआ है, करोड़ों की संख्या में किसानों ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई है, और पूरे भारत के आज किसान, जो आज आपने देखा कि आज जो चक्का जाम था, पूरे भारत के लोग आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि वो दिल्ली की दहलीज पर आते, क्योंकि आज दिल्ली तो बंद नहीं था प्रधानमंत्री जी, दिल्ली खुला था। आप चलकर आते, कॉल की क्या जरूरत थी, आप खुद समय प्रकट होते और किसान आपको गले लगाता और आपको अपना दुखड़ा सुनाता। पर प्रधानमंत्री जी जानबूझकर किसानों को और देश की आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने चाहितों का घाटा बर्दाश्त नहीं है। भले ही किसान बरसात में, सर्दी में, ओलों में कैसे ही पड़ा रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने आज जो सड़क पर कील ठोकने का काम किया है, किसान को लाचार और विवश करने का काम किया है, किसान ने बात कह दी है कि आप कील लगाएं, आप कील बोएं और हम अन्न बोएंगे। हम जो अन्नदाता हैं, ईमानदारी के साथ हम सरहदों पे भी खड़े होंगे, दिल्ली की दहलीज पे भी खड़े होंगे। ठीक है स्वामी जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन डायनवाल जी लास्ट कमेंट के तौर पर क्या जो चक्का जाम किया गया है उसका कोई फायदा होगा? उसकी नींद कुमकर नींद खुलेगी। जल्दी से 10 सेकंड में मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार से शांतिपूर्ण जो चक्का जाम किया गया है, ये सरकार को चेताने के लिए किया गया है कि आज पहले लाखों की संख्या में
और आज जिस प्रकार पूरे देश में करोड़ों लोगों ने, मतलब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले ये किसान आंदोलन था और अब ये जन आंदोलन बन चुका है, और ये जन आंदोलन जितने जल्दी हो सके इसको खत्म कर दिया जाए। सरकार अगर चाहे तो इसको जल्द से जल्दी उसके खत्म कर दिया जाए, वरना इस जन आंदोलन का जो जोश है, वो गुस्सा है, वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सरकार, जैसे अभी महेंद्र सिंह टिकैत साहब कह रहे थे, राकेश टिकैत जी जैसे कह रहे थे जी कि हम अभी तो बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, सत्ता पलटने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ठीक ये है। किसान जी ठीक है वेणु जी, 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद बुलाया और 6 फरवरी को चक्का जाम किया, लेकिन समाधान नहीं निकला। कैसे हल होगा? देखिए, हाँ जी, ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। इस तरह से ही लोकतंत्र में अपनी आवाज को पहुंचाया जा सकता है गूंगी बहरी सरकार तक, और किसान इसमें सफल रहे। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का हक उन्हें दिया जाए, उनकी फसल की कीमत किसानों का हक दिया जाए। स्वामी जी, अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति में बताया था आपको, कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जो हम चर्चा करेंगे, अब तक जो प्रवेश हुए हैं उन पर गहनता चर्चा करके अगली नीति का जो है तैयार किया जाएगा और आप मीडिया कर्मी को बता दिया जाएगा। ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं आज का हमने जो